प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स से हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और खावर मानिका के इंटरव्यूज ने तहलका मचा दिया। जुल्फी बुखारी का आर्मी चीफ बनने की खातिर जनरल फैज हमीद पर उनकी हुकूमत को गुमराह करने का इल्जाम, खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई पर उनका घर उजाड़ने का इल्जाम लगा दिया। जुल्फी बुखारी और खावर मानिका के इंटरव्यूज खान की सियासत के लिए किस कदर तबाहकुन हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन शफाफ न होने की सूरत में धरने का ऐलान कर दिया। नून लीग पर कड़ी तनकीद। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्शन के ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए मैदान में उतर गईं। अमरीकी सफीर, बरतानवी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन से मुलाकातें, मुखालफिन की सख्त तनकीद। शफाफ इलेक्शन के मुतालबे, सफारतकार इलेक्शन से पहले सियासी रहनुमाओं से किस एजेंडे के तहत मुलाकातें कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे घर के शेर पिच पर ढेर। क्रिकेट आलमी कप, ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर आलमी चैंपियन बन गया। करोड़ों इंडियन शायकीन के दिल टूट गए। दूसरी जानिब दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान, हारिस रऊफ का साथ जाने से इनकार। नई टीम क्या वर्ल्ड कप के बाद कम बैक कर सकेगी? मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उनसे इस पर उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दीज टू इंटरव्यूज, क्लासेस साहब, बड़े अहम इंटरव्यूज़ हैं। खावर मानिका तो एज प्रिडिक्टेड, जिस तरह आप काफ़ी शोज़ में कहते भी रहे और आपने कहा कि ये एक पंडोरा बॉक्स है जो खुलेगा, और अगेन जिस तरह से ये एंटिसिपेटेड था, प्रिडिक्टेड था, जो बातें उन्होंने की बड़ी पर्सनलाइज गुफ्तगू थी। वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद जुल्फी, हम इनसे स्टार्ट करें खावर मानिका। मेरा ख्याल है जुल्फी से स्टार्ट करते हैं, खावर मानिका साहब पे आते हैं। दोनों इंटरव्यूज जुल्फी ने तो सारा जो है ना वो पूरा का पूरा इल्जाम जनरल फैज हमीद पे डाल दिया। हाँ, नहीं, उन्होंने अगर देखे ना, बड़ा जुल्फी ने जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने जियो के शहजाद इकबाल साहब को, हमारे दोस्त को, उसमें बड़ा उन्होंने इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम खावर मानिका साहब पे हैं, पहले तो बल्कि खावर मानिका साहब को हम ये बता दें, मेरा ख्याल है हम ये क्रेडिट ले सकते हैं, हमने क्लिप नहीं निकाले, हमने ब्रेक की थी, ये स्टोरी हमने इसी शो में दी है सबसे पहले, बाद में ये चीज़ें आना शुरू हुई थी कि मैंने कहा जनाब कि बहुत जल्द खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो वादा माफ गवाह बनेंगे। एक मैंने वन लाइनर मैंने टीज़र दिया था, और उसके कुछ अरसे बाद यहाँ पे आए थे फैसल वाडा साहब आए थे, तो उन्होंने एक ना इंतहाई थोड़ा सा इशारों किनायों में कहा था। मैंने तो खुल के बात की थी कि उनका इंटरव्यू आने वाला है, उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जब उनको उठाया गया था। उन्होंने कहा था जिन, उन्होंने कहा जी पुराने जिन तो पुराने भूत तो उन्होंने इशारों किनायों में कहा था कि अब नए जिन आएंगे तो पुराने आएंगे तो वो निकालेंगे, इसी तरह की चीज़ें जो भी वो इस तरह होती रहती हैं। तो उसके बाद उन्होंने पिछली दफ़ा भी जब लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में तो उन्होंने ये बात की थी। सो ये बहुत पहले का ये चीज़ तय हो चुकी थी, एटलीस्ट 1 मंथ जब ये गिरफ्तार हुए थे ये खावर मानिका साहब, तो उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने कहा जनाब जो कुछ मुझे कहना है या जिस तरह चीज़ें होनी हैं तो ठीक है, उन्हें पता होगा बहुत सारी चीज़ों का। सो इंटरव्यू जो है ये पहले से ये चीज़ें तय हो चुकी थी। अगर हमें पता था कि ये इंटरव्यू आ रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा कर लेंगे कि ये चीज़ें देवर ऑन द रिकॉर्ड। अब उन्होंने कहा क्या है, वो कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं, वो प्रोग्राम के उसको प्रोसीड करते हैं, अगले हिस्से तक लेकर जाते हैं। पहले ज़रा जुल्फी बुखारी साहब पे आते हैं। अब चले बाकी लोग कहते हैं यहाँ पे जी हम पे बड़े दबाव हैं, मान लेते हैं जी दबाव हैं, भाई आपको घरों से पकड़ लिया जाता है, उठा लिया जाता है, फिर आप लोग नज़र नहीं आते। फेयर इनफ, यहाँ के लोग तो बहुत सारे कह सकते हैं, सदाकत अब्बास साहब कह सकते हैं जी, उस्मान डार साहब कह लें, फिर अभी मेरा ख्याल है वो हो गए अली अवान साहब हो गए या दीगर लोग हैं, ये सारी बातें कह सकते हैं जी ये पाकिस्तान में रहते हैं जी, इन्हें बहुत सारी तकलीफें होंगी, इनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पर्चे, थाना कचहरी। जुल्फी बुखारी साहब पे तो कोई थाना कचहरी नहीं है ना, वो तो उसमें लंदन के शहरी हैं, वो लंदन में रहते हैं, शरीयत उन्होंने छोड़ दी, मेरा ख्याल वो वहीं पे रहते हैं। वो तो कोई यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अच्छा, उनकी कोई ऐसा सच कोई उन पे वो भी नहीं था, चुप रह जाते कुछ अरसे के लिए, नहीं। जुल्फी बुखारी साहब पे आपको याद होगा, इन पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, इन पे केस हुआ हुआ इस्लामाबाद में, FIR दर्ज है कि पुलिस पर हमले और इन्होंने यहाँ पर गाड़ी जलाओ करने का कोई हंगामा हुआ था, इसमें ये भी थे और दीगर कुछ और लोग भी थे। इन पे FIR भी हुई थी, FIR वो एक्टिव भी हुई, और प्लस इनके फिर उसके बाद अब्सकॉन्डर भी हुए, और फिर रेड वारंट्स की बातें भी आना शुरू हो गई कि FIA जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहे कि अदालतों के जरिए इनको रेड वारंट वगैरह भी इनके इशू किए जाएंगे। तो जुल्फी बुखारी साहब जो है वो डटे हुए थे जी कि मैं ऐसा सच मुझे कोई मसला नहीं है, भी अगर कुछ है तो मुझे कोई नहीं, मैं जो लड़ूंगा मैं फाइट बैक करूंगा, बला बला चीज़ें। अब उन्हें 2-3 ख्वाहिशें हैं। एक उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से अटक से, उनके साथ फैमिली है, पहले इधर रहते हैं, इसमें रहते हैं, कज़न्स भी हैं उनके, यहाँ पे ज़मीनें भी हैं, घर भी थे उनके वालिदैन वगैरह।
उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। अब इससे बेहतर कोई, इससे बैड टाइम भी कोई नहीं हो सकता था, वर्स्ट टाइम भी कोई नहीं हो सकता था, जिस पे जुल्फिकार बुखारी साहब ने फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना है। अब इसमें मतलब अच्छा टाइम था। अच्छा टाइम क्या था कि इस वक्त पीटीआई पॉपुलर जमात है, पीटीआई के पास वोट हैं, लोग उनको वोट देना चाहते हैं। वो कहते हैं खंबे को, वो खान साहब खंबे को भी टिकट देंगे तो हम वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। सो इससे बेहतरीन टाइम तो किसी के न्यू कमर के लिए हो ही नहीं सकता था। लाइक्स ऑफ जुल्फिकार बुखारी साहब के जो आए थे लंदन में रहे, वो खान साहब को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते थे। मोस्टली तो ये था, वहाँ पे एयरपोर्ट से उठाया, फिर ड्रॉप कर दिया, कोई जल से जुलूस में ले गया और वापस भी एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। इस तरह उनका तल्लुक दोस्ती जो है खान साहब से बनी। और खान साहब की एक क्वालिटी है, वो हम सब जानते हैं, वो अमीर लोगों, इस तरह के अमीर लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। वो उनको वो बड़ा करीब भी रखते हैं, उनको पैम्पर भी करते हैं। कोई उनके हल्का अहबाब में कोई मॉडरेट अमीर आदमी भी नहीं होगा, कोई गरीब तो सोच ही नहीं सकता बेचारा। वो करीब से जितने भी होंगे, अरबपति होंगे, करोड़पति होंगे, इससे कम वाले नहीं होंगे। वो बैरून मुल्क वाले हों, वो यहाँ के लोकल हों, नाम देख लें, बड़े बड़े नाम हैं। जुल्फिकार बुखारी साहब की ये भी थी कि वो खान साहब पे इसी तरह मेहमान नवाजी उनके करते थे। एटीएम फैसिलिटीज, एटीएम उस वक्त दो मतलब फैसिलिटेट करना, यस वो करते थे। जो खान साहब के वो करीब है वहाँ से, वो लंदन से, वहाँ से पहले तो कभी किसी ने उनका नाम नहीं सुना होता जुल्फिकार बुखारी साहब का। तो फिर जब खान साहब आए तो वो उनको साथ भी ले आए जी, और उनको आते ही उन्होंने वो बना दिया, उनको फेडरल मिनिस्टर बना दिया। टूरिज्म के भी रहे, साथ में ओवरसीज़ के भी देखते रहे, और बहुत ज़्यादा खान साहब के करीब समझे जाते थे। आज जो खावर मनिका साहब वो जो चीज़ें बता रहे हैं, जो उनका इंटरव्यू इस वक्त चल रहा है, तो उसमें तो वो सबसे ज़्यादा करीबी लोग कौन है। चले बाकी छोड़ दें, जब इन खान साहब की वो हो रही थी, उनकी शादी के गवाह कौन थे। अब ज़रा कुर्बत का अंदाज़ा करें ना ज़रा, कि खान साहब की जब शादी हुई है बुशरा साहबा से वहाँ पे लाहौर में हुई, तो उसमें दो गवाह जो थे, एक ओन चौधरी साहब थे, एक जुल्फिकार बुखारी साहब थे। आज बड़ा दिलचस्प काम है कि ओन चौधरी साहब पहले इंटरव्यू दे चुके हैं ऑलरेडी, वो खान साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कह चुके। जुल्फिकार बुखारी साहब ने ऐसा ऐसा अपना चैप्टर खोलना शुरू किया, जो मैं कहूँगा माइल्ड अंदाज से उन्होंने खान साहब पे उन्होंने तनकीद की है। वो भी उस तरह का आते हैं, वो कोई आके जो उन्होंने 2-4 पॉइंट्स रिलीज़ किए। तो खावर मनिका साहब भी यही कह रहे हैं जनाब कि मुझे जुल्फिकार बुखारी साहब का मुझे ये मैसेज आया या मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जी आपने इस शादी पे रोला शोला नहीं डालना, खान साहब को हमने वज़ीर आज़म बनाना है। मैं ज़रा कुर्बत बता रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खान साहब क्या, अब उनके करीबी लोग जिन पे ट्रस्ट किया उन्होंने, मतलब ट्रस्ट विद हिज लाइफ वाला स्टाइल है, जब अब वो इनके खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इनकी खामियां, इनकी पॉलिसीज़ पे, इनके इश्यूज़ पे। मसला नहीं, ये तो आपको एक चीज़ बताई, मतलब जो बंदा आपकी शादी का गवाह हो, इट मीन्स ही इज़ वेरी क्लोज टू योर फैमिली, ये आपके करीब है। दूसरा, जब इनको ये मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, जो आजकल उन पे केस बना हुआ है, उसमें ट्रस्ट के जो मेंबर थे, जो 4 थे इब्तदाई, उनमें जुल्फिकार बुखारी भी थे। तो जुल्फिकार बुखारी इज एवरीवेयर। तोशा खाना की घड़ियां, जो वो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रही थी कि आपने ये घड़ियां बेचनी है और इनको वो करना है, तो ही वाज द लीडिंग कैरेक्टर इन वो हर जगह पे, बस खान साहब की शादी हो रही है, वन ऑफ दोस्त जो उनके घर के अंदर तक घर का बंदा है। हाँ। ये वैसे ये जो लोग सामने आ रहे हैं ना बातें कर, घर के लोग ही हैं। वो घर का भेदी लंकट है। पहले ओन चौधरी साहब घर के बंदे थे, फिर वो हाफिज सईद साहब थे जिन्होंने वो निकाह पढ़वाया था, वो सामने आए थे। फिर इसके बाद ये जुल्फिकार बुखारी साहब आ गए हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया। आज माशाल्लाह बम फोड़ने के बारी जो मनिका साहब, सो ये घर के हैं, ये चारों जो पिलर्स हैं ये घर के हैं। सो वो खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, सबको इनके तरह वो व्हीलिंग डीलिंग जो दरमियान में खान साहब नाराज़ हो गए, कोई चीज़ यहीं कोई इशू है आज़म खान साहब से, शहजाद अकबर साहब से कोई नाराज़गियाँ चल रही हैं उनके आपस के बड़े। उस वक्त तो आपको पता है एक मेला लगा हुआ था इस्लामाबाद में, जिसके हाथ जो लग रहा था, लाठी लगे, चारपाई लगे, बर्तन लगे, उठा लो भाई। वहाँ से इनके कुछ डिफरेंसेस भी हुए आपस में, और जिस पे खान साहब ने इनसे इस्तीफ़ा ले लिया। ये तो बुखारी साहब से वजीर थे ना, तो वजारत से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उस वक्त ये प्रेस क्लब में जाना चाह रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, ये जो हैं जुल्फिकार बुखारी, उसी में ये कहना चाह रहे थे अपना कि मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो उस पर इनको रोक दिया गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और बाद में यही कहा गया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है या वो चले गए हैं। सो यहाँ तक कोई स्कैंडल आया था, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस वक्त, रिंग रोड के हवाले से थी, उनका वो फैमिली के साथ ज़मीनों का था, इंक्वायरीज वगैरह हुई बाद में, तो चीज़ें वो कहते हैं हम क्लियर हो गए थे, हमारे पे जो इल्ज़ाम थे उसमें तो सारे क्लियर हो गए थे ना। वो तो बल्कि कोई रह गया था ना कर कोई, तो उनको शहबाज शरीफ साहब ने आके क्लियर कर दिया था। वो नहीं तो महमूद साहब थे, आजकल सेक्रेटरी हैं फेडरल, कमिश्नर थे इसके रावलपिंडी के रिंग रोड
इसमें स्कैंडल में। तो जितने लोग भी शामिल थे उस वक्त, वो सबको उस वक्त क्लीन चिट मिल गई थी। बाद में सारे के सारे क्लियर हो गए, आपस में लड़ रहे थे, कुछ आपस के मसाइल थे। को खान साहब को शिकायतें थी, वो कहते हैं खान साहब को मेरे खिलाफ मिस इन्फॉर्म किया गया था, जुल्फी ने कहा। वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, ये और कैप्टन महमूद जो थे वो ये कमिश्नर या रावलपिंडी, ये मिल के जी को गलत ठीक काम कर रहे थे। सो वो चीज़ें वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई, ये फिर खान साहब के करीब आ गए। अब जो इस पे जरा वो कट टू, वो कहते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब इनके पास ऑप्शन थे कि इन्होंने क्या करना है। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा दबाव प्रेशर नहीं ले सके जुल्फी बुखारी साहब जो हैं। अच्छा, इन्हें जब ये खबर पहुंची है कि एफआईए जो है यहाँ पर वो सीरियस एफर्ट्स कर रही है, सीरियस है, और मेरे रेड वारंट भी जारी हो सकते हैं, अब्सकॉन्डर भी हो सकते हैं, और मेरे लिए कोई और भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिससे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अगला जो फेज़ होगा वो खान साहब की कुछ और चीज़ें जो है रिवीलिंग होगा। यस, अगर खावर मनिका साहब हैप्पीली तैयार हो गए हैं कि वो सारी चीज़ें बताएं, तो जुल्फी बुखारी साहब भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अगली बात है मेरा ख्याल है इंटरव्यू इनका आज जो था वो कहते हैं सॉफ्ट रिलीज होती है, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रिलीज। तो उस पर उन्होंने जो बातें की हैं जनरल फैज़ को लेकर वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो सारी खान साहब के हवाले से हैं कि खान साहब जो हैं वो बड़े भोले थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ उनको मैनूवर कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। और वो खान साहब पे भी तनकीद है कि वो जो है वो आर्मी उनको इंस्टीट्यूशन के एक साथ बंदे को फोकस करके नहीं उसकी वो तारीफ करनी चाहिए, बल्कि ओवरऑल किसी एक ओहदे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो टू बी प्रिसाइज। सो इस वक्त जो टारगेट है मेन वो चीज़ है वो जनरल फैज़ थे। अगर जुल्फी के इंटरव्यू में देखें दोनों हैं, खान साहब को भी उन्होंने ऐसा ऐसा धीरे धीरे, वही कह रहा ना, उनसे अचानक मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्लास साहब आपसे कि चलो वो तो उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ जो थे वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे थे, और लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं थी, ये दो लोगों की आपस में रिफ्ट थी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि इस रिफ्ट की जो वजह थी उसमें एक जनरल फैज़ के रोल के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो वो एक तरह से कन्फेशन दे रहे हैं गलती का कि हमने भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया या बहुत ज़्यादा हमने जनरल फैज़ के रोल को अहमियत देनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसा ही तासुर मिल रहा है। अब वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी, एक इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत कोट है, इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। चीज़ें जब हो जाती है ना, जब उसके नतायज सामने आ जाते हैं तो हम सारे बड़े सियाने हो जाते हैं, हमें सब पता होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हुआ। उस वक्त की ज़रा इन लोगों की, नो ऑफेंसेस टू माय फ्रेंड्स इन पीटीए, हमने तो भुगता हुआ है, हमने तो देखा हुआ है इनकी एरोगेंस का लेवल। क्योंकि उस वक्त ये पता है कि इस्लामाबाद में क्या बातें होती थी कि जनरल फैज़ जो है इन्होंने पाकिस्तान का मिस्टर प्यूटन बनना है, ये हम सुनते होते थे। हमारे कोई बड़े करीबी लोग हमें यहाँ पे इवन जर्नलिस्ट बताते थे, हल्कों में होती थी कि वो हैं। अच्छा, प्लान ज़रा क्या था? वो कहते हैं वो कहते हैं मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज वाला हिसाब है। इनकी सारी बेचारों की सारी कैलकुलेशन गलत होगी। कैलकुलेशन क्या थी? वो ये थी कि 2022 में जो है इन्होंने जनरल फैज़ जो है आर्मी चीफ बनाएंगे जो जुल्फी बुखारी साहब भी कह रहे हैं। और फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खौफनाक केस था जो एफआईए ने बनाया हुआ था 16 बिलियन का, जिसमें हमजा भी थे, ये भी थे। और वो क्लोज एंड शट केस था जिसमें इनकी दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन वर ऑन द कार्ड। बल्कि जिस दिन इन प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठा रहे थे उससे एक दिन पहले जो है या उसी दिन ये अपनी उसके लिए अदालत में पेश हो रहे थे, बल्कि हलफ उठाने के बाद ही शायद अदालत में गए थे। सो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग केस इन्होंने किया। सो ये था कि शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई होंगे, मरियम पहले ऑलरेडी वो हैं, नवाज शरीफ साहब हो चुके, हमजा हो गए। सो गलिया हो जाएंगे, सुनिया विच मिर्जा यार फिरे कि ये चारों आउट, अगला इलेक्शन हम करवाएंगे, जनरल फैज़ साहब होंगे, और ये 5 साल के लिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे और 2028 तक जाएंगे। 2028 के दरमियान में फिर या तो हम जनरल फैज़ को एक्सटेंशन दे देंगे 2025 में, या फिर कोई नया कुछ चीफ, उस वक्त एक और चीफ भी तैयार हुए थे कि मतलब वो पहले से तय किए बैठे थे कि जनाब कि फ़लाँ साहब को एक्सटेंशन देनी, उनके बाद वाले जो साहब हैं उनको हमने आर्मी चीफ बनाने, अगले वाले साहब हैं वो भी पहले से तैयार थे कि उनको हमने कैसे यहाँ पर उनको एडजस्ट करना और कैसे लेकर आना है। तो सारी चीज़ें तो वो तैयार करके बैठे थे। जनरल फैज़ साहब जो हैं वो भी सबका काम जो है ना वो अपना वहाँ पे संभाल कर बैठे हुए थे। बस फिर दैन सामा वो कहते हैं ना कि ये मामलात जो हालात इस तरह के हुए जिससे चीज़ें सारी ख़राब हुई और अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन।
अच्छा, ये क्लास साहब जो उनसे सवाल हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, और उसमें जो ये सवाल उनसे किया गया कि क्या इस पे भी कोई इन्फ्लुएंस था उस वक्त के DGISI यानी जनरल फैज़ का, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक मजमूई बात की है। बट इवेंचुअली जिस तरह आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील करेंगे, और बहुत सारे इल्ज़ामात जो तासुर आ रहा है कि वो तमाम इल्ज़ामात जनरल फैज़ के खाते में डाल रहे हैं, उसमें वो एक थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं चेयरमैन PTI को कि शायद वो उनको पता नहीं था, वो कम इल्म थे, उन्हें नियतों का अंदाज़ा नहीं था कि क्या चल रहा है, किस किस्म की मैनिपुलेशन हो रही है, एंड ही वाज प्लेड। एक्चुअली लगता है इस तरह का कुछ, क्योंकि देयर वर मेनी पीपल जो उनको एडवाइस कर रहे थे इस सिचुएशन में कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हेड ऑन यू आर टेकिंग ऑन। अब दो ऑप्शन थे खान साहब के पास, ये पाकिस्तान में ना या हिंदुस्तान में। लोग बड़ा पसंद करते हैं कि इंसान को जो मैं बड़ा भोला हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, मुझे लोगों ने बेवकूफ़ बना लिया। पीपल सिंपैथाइज विद यू कि इसके साथ फ्रॉड हो गया यार, इसको पता ही नहीं चला यार, इसने किसी पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, एंड ही हैज बीन चीटेड एंड बिट्रेड। दूसरा ये होता है, नो यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द टॉप मैन। गलत हुआ, सही हुआ, मेरे एडवाइजर गलत थे, एडवाइस ठीक नहीं थी, मैंने गलत फैसले किए, मुझसे कराए गए, वो कहते हैं आई एम द बॉस एंड अगेन आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब खान साहब ने इनमें से दो में से एक रूट लेना था कि 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, या तो एक शेर की तरह, जवान की तरह, वो कहते मैं कल्ले काफ़ी हैं, खान साहब का नारा था, मैं कल्ले, फिर कल्ले काफ़ी हैं, फिर सारी जिम्मेदारी लें, फिर आप जनरल बाजवा साहब पे ना डालें। उन्होंने पूरा आप उठा के देखे, तकरीरें उठाएं, जलसे दिखाएं, जुलूस दिखाएं, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब ही सब कुछ कर रहे थे और सारे काम वहीं से ही हो रहे थे, हमारा तो मुझे तो पता ही नहीं था, हुकूमत तो हम चला नहीं रहे थे। नाउ दैट्स कहते शिफ्टिंग, एक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है। भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर, अगर जनरल बाजवा साहब कर भी रहे थे तो आप उस वक्त कोई एक्शन ले सकते थे, कोई कार्रवाई कर सकते थे, करते ना। भाई नवाज शरीफ साहब को कुछ भी कहें, जैसे थे हम उन पर 100 तनकीद करते हैं, उनको पता, मतलब वो करते थे बहुत सारी चीज़ें। उस वक्त उन्होंने एक्ट भी किया, जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने एक तकरीर की थी वहाँ पे लाहौर में नेवल कॉलेज में, जिसमें कहा था एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बने। शाम तक उनका इस्तीफा ले चुके थे। जो उसके बाद जो भी 12 अक्टूबर वाला, जब 12 अक्टूबर को उन्होंने एक्ट करना था, उन्होंने हटा के जनरल मुशर्रफ को उनकी जगह जनरल भट्ट को लगा दिया, जो भी नतायज निकले, लेकिन किए ना उन्होंने, अपनी अपनी पावर्स उन्होंने इस्तेमाल की एज उसके प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। फिर आप या तो या उनके नवाज शरीफ साहब के अंजाम से डर कर बैठे थे इमरान खान साहब, आप इनमें से कोई काम नहीं कर सके, ना जनरल बाजवा साहब से इस्तीफा ले सके अगर वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, ना आप उनकी तरह उनको सैक कर सके जो उन्होंने किया था, जनरल भट्ट को किया था। खान साहब के पिछले 1-1.5 साल के आप इंटरव्यूज़ उठा लें, एक ही बात कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, सारी चीज़ें, सारे काम जो है वो कर रहे थे ये जनरल बाजवा साहब कर रहे थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब सेम वही जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भोला बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को बिल्कुल विक्टिम बनाया जा रहा है। अब सवाल इससे अगला ये पैदा होता है, वो कहते हैं जनाब इनको जनरल फैज साहब आते थे, ट्विस्टिंग करके चीज़ें बताते थे, हमें तो पता नहीं होता था, और खान साहब इतने भोले थे, वैसे कर देते थे। और खान साहब को एडवाइसेस मिल रही थी क्लासेस साहब, मतलब कौन सा टॉक शो नहीं था, कौन सा बंदा नहीं था जो उनको ये एडवाइस कर रहा था। वो कहते थे टीवी देखा ही ना करें, आखिर जब वो खुद वजीर आजम बने तो उन्होंने टीवी बाहर ही पढ़ लिया, खबरें ही थे, कॉलम से देखा ही ना करें। अब खान साहब ने लिया है वो इनोसेंट रूट कि मैं भोला था, दोस्त यार भी ये कह रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, जो बंदा इतना सिंपल है सब वो, अच्छा बहुत सारे लोग उनके पता करीबी क्या कहते थे, वो कहते खान साहब बड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इतना नाइव है ये कहना चाहिए। वो मैं आपको असल जो लफ्ज मेरे जहन में है वो मैं कहता नहीं, मैं रहने दें। सवाल ये है कि क्या खान साहब वाकई इतने भोले हैं? चलो मान लिया भोले हैं, क्या ऐसे भोले आदमी को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर आपकी एक कंट्री है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने हैंडल करनी है, क्या इतना भोला सादा आदमी जो है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो कि जनरल बाजवा साहब बकौल उनके आते हैं, वो अपनी मर्जी की चीज़ें करवा लेते हैं और खान साहब कर देते हैं चुप करके। जनरल फैज साहब आते हैं, वो आके अपनी की मर्जी चीज़ें करवा लेते हैं और खान साहब कर देते हैं। आप चले गए, मैं चला गया, तीसरा चौथा कोई कान में कोई बात कह देते हैं, खान साहब कर देते हैं। और भाई आपकी एटलीस्ट 70 ईयर्स आपकी एज हो चुके हैं, पूरी दुनिया फिरे हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि आप कहाँ से सीखते हैं? बहुत ज़्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ज़हीन होते हैं, बहुत किताबें पढ़ने वाले या बहुत तजर्बे करने वाले लोग। खान साहब के पास वो कहते हैं किताबें मैं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी किताबें पढ़ते हैं, मोस्टली इस्लामिक। So if he reads, if he has traveled, तो and he has dealt with the people, मतलब वो who is कौन सी सोसाइटी में वो नहीं उठते बैठते थे। वो खुद कहते हैं कि लंदन की कौन सी मतलब उस सोसाइटीज में रहे, वहाँ पे पार्टीज होती थी, वहाँ पे मिलना जुलना होता था, एलीट क्लास थी, पाकिस्तान की एलीट क्लास थी, ऑस्ट्रेलिया में रहे, बड़ा लंबा अरसा रहे हैं। कोई आम आदमी नहीं थे कि जिनको हम ये कह सकते कि पहली दफ़ा एक होता है ना कि वो कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट, वो उसके सीकल की जो हमने पढ़ी थी, ये उसमें अपने अपने इंग्लिश की हमने बुक में पढ़ी थी, फर्स्ट फ्लाइट को उसको पता ही नहीं होता बच्चे को कि मैंने उड़ना कैसे है, जो उसकी माँ फिर उसको पुश करते हैं उड़ने के लिए। तो हमारी उसमें थी इंग्लिश की भी
जी जी, उसमें थी वो It's फर्स्ट a फ्लाइट bird, बड़ी मशहूर seagull की, या। जी, उस सीगल की। हाँ। खान साहब वो को तो नहीं है ना कि उनकी फर्स्ट फ्लाइट तो नहीं थी ना कि इनको पता ही कुछ नहीं था, ये कभी जर्नलों से मिले नहीं थे, इनकी मुलाकातें नहीं, इनकी कौन से जर्नल से मतलब मुलाकात नहीं हुई थी। जनरल उस हमीद गुल से ले लें, उसके बाद जनरल शुजा पाशा से ले लें, फिर जहीरुल इस्लाम साहब से ले गए, फिर उसके बाद जनरल फैज़ तो अपने वो घर वाली बात है, इतने सारे। अच्छा, फिर आपकी जनरल बाजवा साहब से पहले मुलाकातें होते रही हैं उनके आपके वज़ीर आज़म बनने से। इतने बड़े एक्सपोजर के बाद तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ दे थिंक, वो आपको कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए था कि अगर आपको How आगे things लाया जा रहा है, operate. ऑपरेट आपको अगर आगे लाया जा रहा है तो इसके पीछे उनके अपने कितने मफादात True, हो सकते हैं। true. अब आप कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या अपनी अपनी किस्मत किसी ऐसे बंदे के हाथ में दे दूंगा जो बार बार कहे जी मुझे तो नहीं पता था, कि मुझे तो इसका ये काजी फैजीसा वाला भी नहीं पता था, मुझे तो उसका भी नहीं पता था। तो क्या इतना सिंपल, मैं नहीं मानता वैसा। खान साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट। जो लोग ये कहते हैं ना कि खान साहब बड़े सिंपल हैं, सादा है, मैं नहीं मानने को बात। बस ठीक है, बदकिस्मती हुई, उनसे गलत रूट ले लिया उन्होंने, मतलब। एंड देन क्लास साहब एक लाइक माइंडेडनेस होती है। चलें, ये एक दिन की बात नहीं है, किसी एक फैसले की बात नहीं है, ये पूरा एक इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ एपिसोड्स हुए। और अगर जनरल फैज़ वाज मैनिपुलेटिंग टू दिस एक्सटेंट तो किसी भी पॉइंट पे ये लग सकता है कि इसमें कोई मेलाफाइडी हो सकती है, कोई इंटेंशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो आई शुड बी डूइंग व्हाट इज द बेस्ट इन द फेवर ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं ना किसी से वो एक है ना, किसी से मैंने पूछा था, ये लोग किसी को वो करते हैं ना, बाज़ दफ़ा कोई किसी के पैसे लूट लिए, किसी की मतलब जदाद लूट ली, वादे शादे दिखाते। किसी से मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। उसने कहा बड़ा ये आसान सा काम है, अब लोगों को वही ख्वाब दिखाएं वो देखना चाहते हैं, जो अपनी तरफ से ना ख्वाब दिखाएं, वो जो देखना चाहते हैं वही दिखाएं। खान साहब को वही वो ख्वाब दिखाए गए थे वो कि आपको सारे 2035 तक का प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे 2028 तक का बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको प्रेसिडेंट बनाना है, हमने आपको इतना स्ट्रांग मैन बनाना है, आपको हमने पाकिस्तान को क्या कुछ बना देना है, आप होंगे फिर कल काफ़ी आप सारे। तो खान साहब बातें सुनना चाहते थे, उन्हें पता था। अच्छा, खान साहब को पता था कि जनरल फैज़ जो है ये वो कहते हैं ना कोई काम करने को तैयार थे, कुछ भी कर लेंगे एक उसके लिए। मेरा ख्याल सरकार फिल्म है उनकी, अमिताभ बच्चन बड़ा खूबसूरत डला है, शायद उसमें मेरा ख्याल है ये जाता है, अजय देवगन जाता है ना उसमें, क्योंकि ये सियासत भी तो माफिया बन चुकी है ना। तो उससे पूछा, नाना पाटेकर मेरा ख्याल बैठा होता है, तो उससे पूछता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सरकार हम आपके लिए जान ये दे भी सकते हैं और आपकी जान ले भी सकते हैं। ये पावर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द सेम। जान आप ले भी सकते हैं, किसी की दे भी सकते हैं। ये जेलों में जाना, फांसियां लगना, गोलियां खाना, बम्बू में उड़ जाना, इसके बावजूद भी बाज नहीं आते सियासत करने से। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि कुछ ना कुछ, एंड दैट ऑलवेज इज टेकन एज कोलैटरल डैमेज। इसमें कुछ ना कुछ तो इसमें इंटॉक्सिकेशन नशा है ना, कि लोग मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम्बू में जाते हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं, बहुत कुछ जेल में बैठे हुए हैं, अकेले बच्चे रोल के कोई फायदा। अच्छा, इतना सब ब्रेक की तरफ भी आगे जाना है, तो मैं जरा चाह रही हूँ कि ब्रेक लेके थोड़ा सा फिर अली नवाज जवान पे थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही हूँ कि उस पे जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि ये तो पता था, और जितने भी लोग बयानात दे रहे हैं और प्रेस को, उन्होंने कुछ दिन पहले भी इस तरह की बात की है सेमिनार। वो कहते हैं कि मैंने तो खुद मुझसे जिसने पूछा है कि हम क्या करें या मेरा राब्ता हुआ है, तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकलो, जान बचाओ, फैमिली की तरफ जाओ। इतनी थी ये जो महाभारत लड़ रहे थे, जब उस वक्त हमारे आपके साथ 3 साल से, आप 3 साल से हैं। आई हैव बीन अ बैड गाय इन द आईज ऑफ पीटीआई, क्योंकि मैंने तबले नहीं मारे, क्योंकि इनके मैंने ढोल नहीं बजाए। मैंने कोशिश की कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्ट करें। उठा के देख ले मेरे शोज, उन लोगों में से हम भी नहीं है कि जिन पे दबाव पड़े, फिर थोड़ी सी चीज़ें हैं तो अपना स्टांस, एटलीस्ट आई कैन क्लेम कि मैंने कोई स्टैंस जो था थोड़ा सा उस पे रखा है हमने, कि जो पॉलिटिक्स पे रखा जाता है, जमहूरियत पे रखा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज पे, कि हमें अपने स्टांस बदलने की कोई जरूरत पेश नहीं थी। और ना कभी किसी ने मुझे ताना दिया है कि आपने भी स्टांस बदले। बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर ने, साफियों ने बदले हैं। उस वक्त कुछ थे डॉलर कमाने के लिए, उस रेटिंग के लिए, व्यूज के लिए, लोग करते रहे सारी चीजें। उस वक्त हम भी ये कह रहे थे, मेरे आप उठा के देख लें, बहुत सारे लोग समझते थे पीटीए को। मैं मुझसे अगर पूछे तो सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई हो सकता था वो मैं था, जो आपको पहले से, ये नहीं कि मैं समझदार ज्यादा हूं, जब मैं अक्ल नो, यहाँ से 20-22 साल से पॉलिटिक्स को फॉलो कर, 25 साल से मैं इस्लामाबाद में, रूलिंग लीड को मिलते हैं, हमने हुकूमतें देखी हैं या सियासतदान देखे, लीडरशिप उतार चढ़ो, आपकी ना एक थोड़ी सी उसमें रीडिंग कैपेसिटी पैदा हो जाती है। यू कैन रीड सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये किस तरफ जाता है। आपको याद है एक फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप हमने, अगर किसी और दिखाएंगे, मुझे कल याद है, उसको दिखाना है। 1 साल पहले 9 मई से पहले, आप साथ थी उस वक्त, GTV पे थे। मैंने फवाद को कहा था, फवाद आपको पता है देन ही वाज फुल ऑफ पावर एंड एवरीथिंग। अब मैं क्या कहूँ, बेचारा जेल में हमारा यार।
तो मैंने उस वक्त फवाद को, जब फवाद उससे बड़ा सख्त बातें कर रहा था ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, जब ये उसके बाद की बात है, ये उसके 28 मई के बाद, नहीं सॉरी 25 मई के बाद, नहीं अप्रैल की बात की बात है, जब इनको प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया था, खान साहब हो चुकी थी को, 1 महीने बाद की बात है, और मई के तकरीबन अप्रैल मई की बात है। तो ये बड़े गुस्से में थे और बड़ा अच्छा खासा जी हम हंगामे करेंगे, तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हेड ऑन लेंगे सिचुएशन को। मैंने इनको एक बात की थी, कल मुझे याद दिलाएगा, मैं उसमें 1 साल पहले 9 मई से मैं कि सर आप जो इतना गुस्से में हैं, रियासत का लड़ने जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल तरीका है आपके पास, अडॉप्ट करें। मैं कि आपको नहीं लगता कि आपको रास्ता दिया जा रहा है, आपको स्पेस दी जा रही है, रस्सी ढीली की जा रही है, और आपसे कोई इतना बड़ा काम करवाया जाएगा, आपकी पार्टी उलट देंगे। ये क्लिप है, आप मौजूद थे उस शो में, ये कल मुझे याद दिलवाएगा, मैं दिखाऊंगा मैं कि आपको ये उसी तरफ लेकर जा रही है रियासत, या रियासत के आपको जवाब याद है फवाद इदारा, साहब का? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये देखिए, फवाद साहब की एक बात थी कि वो हमेशा बहुत, जब आप उनको कॉर्नर कर देते थे फॉर दिस कि ये आपका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, आपकी सोच नहीं है कि बिल्कुल लड़ लो और ये, बट एट दैट पॉइंट जिस वक्त ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने बहुत पीटीआई को वो अंडर एस्टिमेट कर लिया है, और इनको लगता है कि हमारे पास जो पावर है मासेस की, वो दे डू नॉट नो कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। सो ही हैड वेरी क्लिप दिखाना है ये कि 1 साल पहले मैंने कहा था कि 9 मई आपसे करवाएंगे और आपने करना है। जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, और रियासत के इदारे पीछे हटते जा रहे हैं और आप शेर होते जा रहे हैं, ये होगा आपके साथ। अब ये मेरी रीडिंग थी, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी कि मैं कहूँ नहीं जी मुझे बहुत पता था, तो मैं भी कोई खावर मनिका साहब की तरह मेरे पास भी कोई जिन भूत थे, नो थे। रीडिंग थी सिंपल कि रियासत इनको रास्ता देती जा रही है कि ये चढ़ते हैं और मिल रहा है, इनको स्पेस दें, और किसी वक्त ये इतना बड़ा काम करेंगे, रियासत डर के, इदारे डर गए, कोई अपने उसमें माप के साथ 9 मई हुआ, पूरी की पूरी पार्टी उलट गई। ये सिर्फ ये नहीं उल्टे, पूरा मीडिया उल्टा है, हमारी स्पेस खत्म हुई है। जो हम बात करते थे, इदारों पे तनकीद होती थी, थोड़ी सी डिबेट होती थी, इन्होंने सिर्फ अपने लिए इन मसले पैदा नहीं किए पीटीआई ने, इन्होंने पूरे मीडिया के लिए पैदा किए, सियासतदानों के लिए किए, सिविल सोसाइटी के लिए किए। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो इन्होंने हिलाई है, जो स्पेस थी डिबेट की, बात करने की, नाम लेने की, तनकीद करने की, 9 मई के बाद खत्म हो गई है। एंड द क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन के उस वक्त हम ये कह रहे थे चीजें होंगी, इनको मत मौका दें, मत स्पेस दें, दी। आप खुद भी सफर कर रहे हैं और मीडिया ने भी सफर किया, सब ने, वो आके आपका उस वक्त आपको जिस तरह जकड़ लिया गया, एवरीबॉडी नोज। अब वो कहते हैं जनाब कि अब आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब कह रहे हैं जो जाएं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जान छुड़ा लें। उस वक्त जब हम कहते थे कि असम्बलियां ना तोड़े, ना पंजाब तोड़े, ना केपी तोड़े, ना यहाँ से इस्तीफे दें, ना तो लड़ाई करें, ना झगड़े करें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपकी पॉपुलैरिटी है, बात करें, अगले इलेक्शन का वेट करें, कि नेगोशिएट करें, अब कहते हैं बात करें, टेबल पे बैठे। उस वक्त याद है वो कहते थे दोस्त हमारे, क्या तकलीफ है। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज क्लास साहब, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन खान साहब हमेशा जो तालिबान वाला इशू है उसके ऊपर ये बात कहते रहे कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगें जो टेबल के ऊपर आकर रिजॉल्व होती हैं, तो उन्होंने क्यों टेबल छोड़ दी? ये दूसरों को मशवरे देना आसान होता है, मैं भी देता रहता हूँ, आप भी देते, दूसरों को मशवरा देना आसान होता है, दूसरे का मशवरा अपने लिए लेना मुश्किल होता है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया जी। ब्रेक के बाद बात करेंगे खावर मानेका ने जो रिवीलिंग गुफ्तगू की है और किस डायरेक्शन में जा रही है ये तमाम तर सिचुएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर भी बात करेंगे, बिलावल भुट्टो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमने बात करनी थी सियासी मामलात की, लेकिन हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज मौजूद हैं, और हमने कहा हम ज़रा पहले ये वर्ल्ड कप की जो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो सिचुएशन बनी है और जो वर्ल्ड चैंपियन बनना है ड्रामेटिकली ऑस्ट्रेलिया का, इसको ज़रा डिस्कस कर लें, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रबिया एंड रऊफ भाई, थैंक्स अगेन। हुकम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या तासुरात हैं। ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया एंड इंडिया वाज फ्लॉलेस इन दिस टूर्नामेंट। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई। एक नंबर 1 कि इंडिया आउटस्टैंडिंग खेला, उन्होंने अपना एक टेम्पलेट डिफाइन किया हुआ था, हर प्लेयर का एक रोल था और उनकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन थी। 10 आउट ऑफ 10 में वो फाइनल में पहुंचे, सुपर कॉन्फिडेंट। ऑस्ट्रेलिया जी पहले 2 मैचेस में शायद उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था बिकॉज ट्रेविस हेड वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, वो इंजरी से रिहैबिलिटेट कर रहे थे। बट द मोमेंट ही केम बैक उनका मोमेंटम बना एंड दे वेंट ऑन टू विन 9 मैचेस इन सक्सेशन। अब हुआ क्या है जी, जो कल एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोग शायद ये समझ रहे हैं कि स्लोनेस ऑफ द पिच, विनिंग द टॉस, वो सारे फैक्टर्स जरूर थे, बट अहमदाबाद में जो क्लास कल देखी गई है, और बहुत अगर आप डीप इसमें एनालिसिस करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये चेस बोर्ड पे मैच खेला
और जो स्ट्रेंथ थी इंडिया की उसी को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और उनको आउट थॉट किया। और आउट थॉट कैसे किया? आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ना, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्पोर्टिंग कल्चर है। बल्कि आर.एस. कैरी वगैरह तो डबल इंटरनेशनल्स भी हैं। तो उसमें ये है कि कल अगर आप गेम देखें तो पैट कमिंस ने जो टॉस जीत के कॉन्फिडेंटली एक बात की थी कि एक मिनट में उसने कहा था वी आर गोइंग टू हैव अ बॉल फर्स्ट। और उसके बाद मैच का सीक्वेंस देखें कि उसने जो फील्ड प्लेसिंग की थी वो प्लगिंग फील्ड प्लेसिंग थी, वो कन्वेंशनल नहीं थी। उसने 5 बंदे लेग साइड पे जो लिए हुए थे वो उसने बड़े आर्च में लिए हुए थे। सो अगर आप उनकी फील्डिंग शुरू से देखते वो स्लाइड कर रहे थे रग्बी के स्टाइल में। उसके बाद इन्होंने जो मैकेनिकल पूरी प्लानिंग की हुई थी कि किसी तरह रोहित शर्मा जिस वक्त आउट हुए वो दैट स्पेक्टेकुलर कैच बाय ट्रेविस हेड 80 रन थे इंडिया के पावर प्ले में। तो इंडिया अपने मेथड पे चल रहा था और गालिबन 10 चौके और 3 छक्के थे। बट सरप्राइजिंगली इस बैटिंग लाइनअप के साथ भी अगले 40 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 4 चौके मारे और 160 रन बनाए। जो रोटेशन और स्ट्राइक थी विराट कोहली की उसको उन्होंने प्लग कर दिया और वो रोटेट नहीं करने दिया और उनको बिल्कुल बांध के रख दिया। सो टोटल मैकेनिकल एग्जीक्यूशन थी और ट्रांसपोर्ट्स की फिलॉसफी उन्होंने लगाई है। उसके बाद अगर आप देखें तो मानस लबुशेन जब 3 आउट हो गए 3 for 47 उसको एक टेस्ट मैच का रोल दिया हुआ था और यही रोल वो लेके आया था, वरना वो वनडे में आता नहीं था। उसने टोटल एंकर किया है और ट्रेविस हेड ने जो है वो रन्स किए हैं। सो आई थिंक आउट स्मार्ट किया, आउट थॉट किया और ऑस्ट्रेलिया को आर्ट ऑफ विनिंग आता है। मजाक में 5 वर्ल्ड कप पहले नहीं जीते हुए थे और 6ठा जीत गए हैं। सो ये बड़े टूर्नामेंट की टीम है रिगार्डलेस। अगर आप स्किल सेट देखें तो शायद इंडिया नंबर 1 था, साउथ अफ्रीका नंबर 2 था और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 था इन दिस कॉम्पिटिशन। जहां पे उन्होंने फॉल्टर करना था उन्होंने बिल्कुल आउट स्मार्ट कर दिया इंडिया अच्छा को। डॉक्टर उन्हें साहब समझ ही नहीं आई। आपने तफसील से बड़ा एक अच्छा एक इसको सम अप किया। अब थोड़ा सा वो कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आप जब हमारे शो में यहीं पे आए थे और आपसे सवाल मेरा ख्याल रबिया ने किया था कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, तो उस वक्त सबकी थी, आपकी भी एक रीडिंग है, तो आपने कहा था इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतेगा। आपको ये इंडिया के वर्ल्ड कप हारने से अपनी पेश गोई या रीडिंग, मैं तो रीडिंग कहता हूँ, पेशीन गोई नहीं कहता होता मैं, उसके गलत होने का आपके ख्याल है? एक तो रीजनिंग आपने बता दी, कोई अदर फैक्टर्स भी थे, या अगर ये अगर टॉस जो है ये जीत जाता, इंडिया जीत जाता और इन्हें बैटिंग करनी पड़ती पहले इसको ऑस्ट्रेलिया को, तो रिजल्ट यही आता, आपका ख्याल है? देखें इसमें हमें बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो रघु भाई हमें ना प्रेडिक्शन में आई वाज 100% श्योर कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट एवरीवन, जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी। लेकिन जो कल पैट कमिंस ने जिस तरह की कैप्टनसी कर दी है ना, वो हमें भी सरप्राइज कर दिया उसने, जितना वो मेथड के साथ वो, मतलब वो आप समझ रहे हैं कि एक सोच के ऊपर की चीज करके दिखाई उन्होंने। तो वो एक प्लेजेंट सरप्राइज थी। तीसरा, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करता इतना आसान ना होता, क्योंकि अगर आप देखें पिच सेकंड टाइम वो भी उसने कैलकुलेट किया हुआ था। वो टॉस जीत गया तो उसने इनको खिलाया क्योंकि पिच बेहतर हो गई थी, थोड़ा गेंद स्किड करने लग गया था, थोड़ी वेटनेस थी पिच में जो कि ड्यू फैक्टर होता है। वो था बिल्कुल मार्जिनल, लेकिन पिच बहुत बेहतर खेली और बॉल बैट पे आ रहा था। जब इंडिया खेल रहा था तो वो स्ट्रगल कर रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था। विराट का डिसमिसल देख लें, सिराज अय्यर का डिसमिसल देख लें, वो सारे वो इस वजह से रन भी नहीं हो रहे थे और हिट भी नहीं लग रही थी। तो आई थिंक कि टॉस प्लेड ए रोल, डेफिनेटली अ बिग रोल। और जब आप कल तो खैर 92,500 थे, 1,30,000 नहीं थे, लेकिन उस क्राउड के सामने और इसी प्रेशर सिचुएशन में और नॉकआउट मैच और फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड, तो आई थिंक कि इंडिया प्रेशर में तो था। रोहित शर्मा ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम भी अगर टॉस जीतते, इंडिया टॉस जीता तो हमने ही पहले बैटिंग करनी थी। सो इट वाज इन द माइंड ऑफ इंडियन टीम। वो मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जब टॉस जीत के एकदम इसने पैट्रिक कमिंस ने उसको कहा है ना कि विल बॉल फर्स्ट, वो थोड़ा सा बुखला गए थे अगर आप देखें। सो इंडिया वुडंट हैव बैटेड, क्योंकि इंडिया चेस बहुत अच्छा करता है। 5 उन्होंने चेस किए, 5 उन्होंने पहले बैटिंग की है। जो पहले बैटिंग की उसके क्यूमुलेटिव रन 875 का डेफिसिट आता था और चेजिंग में वो बेहतरीन रहे। इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम हुई कि जो 10 मैचेस थे उसमें जो उनके 6 से 9 नंबर के बैट्समैन थे, उनकी इतनी कम बारी आई कि उनका एग्रीगेट 240 रन का था टोटल, तो उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेला। तो वो ये रीजन है। अच्छा, वही जो आपने बात की है, ये पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हुआ था 99 के वर्ल्ड कप में, दबाव में आए ये। तो वहाँ पे अहमदाबाद में जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं,
हॉलीवुड की पूरी क्रीम बैठी हुई है, जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, नारे मार रहे हैं, शोर शराबा। सो दिस वाज अ प्रेशर जिसने पूरी टीम को बिठा दिया। जैसे हमारा, मुझे याद है आपके मेरे दोस्त डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब जो हैं, वो भी आज तक यही कहते थे। मैंने उनसे पूछा, वो मैनेजर थे क्रिकेट टीम का 99 में, जब वसीम अकरम कप्तान थे, जब वापस आए तो मैं कहा सर जी क्या हुआ, इतनी अच्छी आला टीम खेल रही थी, 126 बनाए थे, मैंने कहा 126 पे ऑल आउट हो गए थे आप। हाँ जी, तो उन्होंने कहा जनाब के वहाँ जो उस वक्त हाई कमिश्नर थे वहाँ पर पाकिस्तान के इसमें यूके में, तो वो एक रात पहले वो आके उन्होंने कोई खिलाड़ियों को मैसेज दिया पाकिस्तान से, जो उस वक्त टॉप पॉलिटिकल हमारे हुकाम थे, कि अगर आप लोग ये फाइनल हार गए तो फिर पाकिस्तान ना आइएगा। और जब ये वापस आए थे, उस मुजीबुर रहमान जो है वो चेयरमैन, वो क्रिकेट बोर्ड था, इन्होंने बड़ी इंक्वायरियाँ की थी यहाँ पे, खिलाड़ियों को बहुत सारी इंक्वायरीज का सामना करना पड़ा था, इल्जामात लग गए थे। सो ये दबाव भी प्ले रोल करते हैं कि जब टीम को बताया गया जनाब के वहाँ पे पाकिस्तान से ये मैसेज आया है कि अगर आप फाइनल हारे तो पाकिस्तान नहीं आना। उधर भी वहाँ मोदी साहब भी बैठे हुए थे, उनकी भी आगे इलेक्शन आने हैं, उन्होंने भी देखना होगा कि ये मैच आपने फाइनल हमें जीत कर देना है। सो दीज वर द प्रेशर, खिलाड़ी वो कोप नहीं कर सकते। रवि भाई, ये आप कह नहीं सकते कि कोई डायरेक्ट प्रेशर होता है, बिकॉज दे ऑल आर प्रोफेशनल। लेकिन आप जो 1999 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां पे वसीम अकरम को किसी ने कहा था, जो उनके रोल मॉडल थे, कि बिग मैचेस में ऑलवेज बैट फर्स्ट। और उस साथ बारिश हो गई थी, और सुबह जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं थी बैटिंग फर्स्ट की। तो वहां पे मुश्ताक मोहम्मद भी थे टीम के साथ, डॉक्टर जफर साहब भी थे, इवन सलीम मलिक। उन सारों ने कहा था कि पहले बैटिंग ना करो इस पिच पे, बारिश से, रेन सॉइल से हमें तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्योंकि उनको हुक्म था वसीम अकरम को, किसी साहब का, तो उन्होंने वो पहले बैटिंग की थी, एंड देन शेन वॉर्न रैन थ्रू इट, और बाद में वो एडम गिलक्रिस्ट ने करके, वो शॉर्टेस्ट फाइनल था वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। तो उसमें और चीजें बड़ी थी, और आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। समझ गए सर, समझ गए, पूरी कौम समझ गई है कि वसीम अकरम साहब का वो क्या कि बैट फर्स्ट वाला है इन तमाम चीज़ों पे। अच्छा सर, इसको इस वक्त इंडिया में हमारे यहाँ जब हमने यहाँ ये प्रोग्राम करने शुरू किए तो ये हमारा भी एक अजीब मिजाज है। टीम हार रही थी वहाँ पे तो पूरा मुल्क नाराज था, रोज़ हमें बातें, मैसेजेस, आप शो नहीं कर रहे, खिलाड़ियों को कुछ नहीं कह रहे, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, गाड़ियाँ, घर, कंट्रैक्ट, बला बला, देखें जी कि ये इन्होंने हमें वो करा दे, बदनाम करा दे हमारी, इन्होंने मतलब इंडिया में जाके हमारी इन्होंने वो कर दी, इज्जत खराब कर दी। जब वो वापस आए और हटाया कि वो चेंजेस हुई तो कौम नाराज हो गई सारी। उस वक्त कपिल देव ने भी कहा था कि क्यों हटा रहे हैं बाबर को, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, कमेंट किया था अपने फेसबुक पे या शो में, मैं जरा सब्र करें, अगर इंडिया गया हार, मैंने कहा उस वक्त सेमीफाइनल का कहा, तो इसी कपिल देव को सुन लीजिएगा अपनी टीम के बारे में क्या कहते हैं सारा। इस वक्त इंडिया का मीडिया और खिलाड़ी क्या हशर कर रहे हैं सर, उनका जरा बताएंगे प्लीज। सर टीम बहुत ज्यादती है, मैं तो समझता हूँ जो इंडिया का मीडिया कर रहे हैं उनके प्लेयर्स के साथ, वो तो बहुत ज्यादती है। फैक्ट है कि इंडिया एक कंप्लीट टीम है, एक बड़ी प्रिपरेशन के साथ, प्रिपेयर्डनेस के साथ, हाईएस्ट ऑन स्किल, वो आउटस्टैंडिंग खेले हैं। और नॉकआउट्स में ये होता है कि वन बैड डे अपना हो जाए एट वर्क, सो यू लूज। तो आई थिंक कि वो अनजस्ट है इतना क्रिटिसिज्म। Probably they played the best, they were the best team in the tournament. It's not necessary कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना तो वो बेस्ट थे। मैंने अभी आपको कहा कि शायद स्किल में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा साउथ अफ्रीका था, तो लेकिन वो अब ऑब्वियसली एक ही ने जीतना था। सो इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि उनको 8 आता है। और आप ये सोचें, शायद आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाजंट इंटरेस्टेड और नॉट कीन के वो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है उनकी टीम, कि उनके लिए एक रूटीन है, उनके लिए ये प्रोफेशन है, उनके लिए अगर ये जीते हैं तो कि कमाल नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर सपोज्ड टू विन। मतलब हम थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के मसाइल हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एडवांस कंट्रीज के मसाइल नहीं, उन्हें पता है हमारी टीमें प्रोफेशनल, मेहनत करेंगे, जान लड़ाएंगे मुल्क की इज्जत के लिए, तो लड़ जाएंगी। सो ये हमारा मसला है जो हमारे थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, are you completely ruling out वो सारी controversies जिस पे कमेंट्स भी जो हैं, वो जो पिच को देख रहे हैं, वो he is not satisfied। फिर ये इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट है जिसमें आईसीसी पिच कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन हैं, जो उन्होंने बड़े सीरियस रिजर्वेशंस रेज किए हैं पिच को लेकर। उन्होंने कहा है कि जब आईसीसी ने बहुत ज़्यादा कंपेल किया तो फिर इंडिया ने जो है वो एक ओरिजिनली आप कहना चाहिए जिस तरह की पिच होनी चाहिए वो की, और उसमें मैनिपुलेशंस नहीं हुई और इसकी वजह से उनकी गेम एक्सपोज हो गई। सो यू आर रूलिंग आउट ऑल दीज कंट्रोवर्सीज? यार मैं रूलिंग आउट तो नहीं करूंगा रवि, और रवि फैक्ट बड़ा सिंपल सा है कि वो जो पिच चेंज हुई थी वो एंडी एटकिंसन, क्योंकि आईसीसी के एडवाइजर थे, क्यूरेटर, वो नहीं उनसे पूछा गया था, जो कि पूछना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, वहां पे ये चेंज हो सकती थी जो उन्होंने जिस पिच पे बात की। बट ये जो फाइनल की पिच है,
ये तो इन एनी केस ये भी फ्रेश पिच नहीं थी, यहीं पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। और अगर आप कल देखें, इट प्लेड मिजरेबली पहली इनिंग्स में और बॉल तो आ ही नहीं रहा था बैट पे। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया कोई सेल्फ इन्फ्लिक्शन करता और इस किस्म की पिच पे खेलता। सो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो है, चाहे वो जे शाह हो, क्योंकि वो आईसीसी के फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं और रेवेन्यू की बात है और सारा फाइनेंस की बात होती है, उनका एक इम्पैक्ट तो आपको रॉजर बिनी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है वो कहाँ प्रोएक्टिव नजर आए, हर जगह तो जे शाह जो सेक्रेटरी हैं वो नजर आ रहे थे, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह आपको पता है कि वो पॉलिटिकली है। सो ये सारी चीजें हैं। बट डॉक्टर साहब मैं आज तक नहीं समझा संगा एज ए ले मैन के तौर पर, छोटी मोटी क्रिकेट तो पाकिस्तान में हर किसी ने खेली हुई है, जैसे कहा हमारे साहब के हैं, ये उस क्रिकेट पिच होती है ये तो दोनों टीमों के लिए होते हैं। ये तो नहीं हो जाती कि एक टीम को एक पिच पे खिलाएं दूसरी को फिर कहें जी आप अपनी बारी यहाँ पे ले लें। सो इट कैन गो इन आइदर वे। तो ये कंट्रोवर्सी बनाना, वो पिच तो दोनों टीमों के लिए एक जैसी है ना सर। नहीं वो भाई वो तो है, लेकिन अगर आपके इंडिया के लेवल के स्पिनर्स होंगे, उस कैलिबर के स्पिनर्स होंगे, तो वो जो ऐसी पिच होगी जो ब्रेक होती है, वो तो होस्ट टीम को राइट नहीं होता। अगर मैं ठीक समझा, होस्ट टीम को राइट नहीं होता कि अपनी मर्जी के मुताबिक। नहीं, ये बायलैटरल सीरीज नहीं दे रहा भाई, इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं था, ये आईसीसी का टूर्नामेंट था। सो आईसीसी ने पिचेस बनाए। नहीं मतलब है वो नहीं बना सकते कि स्पिन विकेट नहीं बनेगी, फास्ट ही बनेगी। वो आईसीसी जो डिसाइड करेगा वो करेगा। हाँ, आप आईसीसी को मैनिपुलेट कर लें तो आप अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। मेरा ख्याल में ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो टीम हुई है ना, उस पे आपके कमेंट बड़े जरूरी हैं। जरा हमारे साथ जी बस एक क्विक ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, जिस तरह क्लास साहब ने ब्रेक लेने से पहले ये बात कही कि अब हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान जो है वो अब ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो खेलने जा रहा है, आई थिंक स्टार्टिंग 14 दिसंबर से 3 जनवरी तक पर्थ में, ये मेलबर्न में खेली जाएगी। अब जो इसके लिए टीम डिसाइड हुई है या जो पाकिस्तानी क्रिकेट के इस वक्त हालात हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस और टीम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, जिसमें उन्होंने और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स छोड़ा, उनको प्रेशराइज किया गया, वो टाइमिंग बड़ी अजीब सी थी। दे कुड हैव वेटेड, लेकिन ठीक है, अब शान मसूद को कैप्टन बनाया टेस्ट मैचेस का। सरफराज अहमद कुड हैव बीन अनदर चॉइस, जिनका पहले पुराना एक्सपीरियंस था। जहां तक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है, वो तो एक डेथ लेंथ 1994, 95 और 95, 96 में हम सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच जीते थे, और उसके बाद आज तक हम कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। रूथलेसनेस आपको नजर आएगी। ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते पसंद नहीं होगी कहा मुझे, बट इन्होंने अच्छी सिलेक्शन की है जो रिक्वायर्ड थी। सो बट अगर ये आप सोच रहे हैं कि दे कैन टर्न द टेबल्स ऑन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली वो भी वर्ल्ड कप खेले, अभी वो 5 T20 इंडिया में खेल के वापस जाएंगे, तो उनका जो क्रिकेट उनका जो लेवल है इन ऑस्ट्रेलिया, वो इनके लिए बहुत बड़ा अच्छा। आप सर एक जगह रुक जाएं, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, मेरा ख्याल है शायद आप सिग्नल का थोड़ा इशू हो रहा है। सिग्नल का मैं रुका हुआ जी, मैं अब आवाज आ रही? जी सर अब आ रही है। अच्छा, आप थोड़े से सेटिस्फाई लग रहे हैं कि टीम की सिलेक्शन आप कह रहे हैं कंपैरेटिवली ठीक हुई, आप गेम को ज़्यादा समझते हैं, बड़ा करीब से आपने देखा भी है, लिखा भी है, आप खिलाड़ियों को भी जानते हैं ज़ाती तौर पर। हमारे जो टॉप के बॉलर्स हैं इस वक्त, उसमें नसीम शाह नहीं है, इसमें हारिस नहीं है, मेरा ख्याल हसनैन जो है शायद वो भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो टॉप बैटरी ऑफ आपके फास्ट बॉलर्स थी, जो वहाँ पे लास्ट टाइम मेरा ख्याल है ये होगा नसीम शाह जो है वहीं से मर्ज किया था, जो लास्ट इनका ये टूर था ऑस्ट्रेलिया का, इनकी अदम मौजूदगी में आपका ख्याल है ये शाहीन अफरीदी साहब जो हैं ये हो गए, हसन अली हो गए, या कोई एक आध उसमें जूनियर जो है वसीम जूनियर वगैरह वो हो गए, दे कैन परफॉर्म ऑन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। और जितना कॉन्फिडेंस इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया का है, वो तो वो कहते हैं धुलाई करके रख देंगे इसकी, वो तो बंदे को बंदा नहीं समझेंगे आप। रो भाई, मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वहां पे कोई मुआवजात कर देंगे, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो सकती है, बाबर रन कर सकता है, बट शाहीन शाह अफरीदी को कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा? शाहीन शाह अफरीदी की जो फटीग प्रॉस्ट्रेशन है, और जो शाहीन शाह अफरीदी 130 किलोमीटर पे वनडे में गेंद कर रहे थे, क्या वो स्पेयर हेड कर सकेंगे अटैक? हसन अली मे बी अ गुड कॉल कि वो एक्सपीरियंस है और टेस्ट क्रिकेट की लेंथ उसकी अच्छी है। लेकिन अब आते हैं, आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, तो उन्होंने आज आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है ये कह के कि हमें उन्होंने एडमिट किया था कि वो जाएंगे, कमिट किया था, लेकिन आज उन्होंने कहा जी मैं फिटनेस की वजह से नहीं जाऊंगा। मुझे हैरत ये होती है रऊफ भाई कि 9 फर्स्ट क्लास लड़का वो मैच खेला हुआ टोटल, जिनमें से एक टेस्ट मैच है घुटना पकड़ के बाहर आ गया था। ही इज नॉट
attuned and accustomed और उसकी कोई repetitive परफॉर्मेंसेस नहीं है और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है टू प्ले इन अ टेस्ट मैच। तो वो शायद आपने वनडे में भी देखा कि उसकी ट्रांजिशन फ्रॉम T20 टू वनडेज, वनडे में भी वो जो 41-42 वनडे इंटरनेशनल खेला हुआ और 7 या 8 टोटल लिस्ट खेला हुआ था, आपने वनडे खिला दिया। तो वो तो प्रैक्टिस ही नहीं है, वो तो प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है उसके टेस्ट मैच की। हसनैन इंजर्ड, एहसानुल्लाह इंजर्ड और अपना नसीम शाह इंजर्ड। ये तो चीफ सिलेक्टर को अपने मेडिकल पैनल को सैक करना चाहिए कि यार ये तुम हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। अच्छा सर ये बताएं, ये टेस्ट मैच जो चलो यहाँ पे T20 में 4 ओवर्स कराने होते हैं, फुल स्पीड के साथ आप करवा लेते हैं, 2 पहले 2 बाद में जो भी हो कर लेते हैं। यहाँ तो 10-10 का बाज़ 12-12 ओवर को स्पेल कराना पड़ता है फास्ट बॉलर को, जैसे पहले होते थे सारे करते, इमरान खान साहब करते थे, सरफराज, वसीम, वकार, शोएब, लंबी एक वो है। इस टीम में कोई एक फास्ट बॉलर आपको लगता है जिसको कहा जाए कि 10 स्पेल हैं, क्योंकि टेस्ट मैच है, पूरे दिन में आपने पता नहीं 80 के 90 आपने ओवर्स पूरे करने हैं, तो भाई साहब लग जाओ, शुरू हो जाओ अल्लाह का नाम लेके। कोई फास्ट बॉलर ऐसा है जो 10 ओवर्स एक स्पेल में करा लेगा सर, फास्ट बॉलर? सवाए हसन अली के, अगर वो फिट हो वो है, दैट्स ऑल। बाकी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि बाकी स्पेयर हिट कर सकते हैं पाकिस्तान का अटैक ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। उन ग्राउंड्स पे भागना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो बाउंड्री बहुत लंबी है सर, वहां तो चौका नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ बैट्समैन के लिए वहां तो चौका लगते लगते वो कोई मतलब बंदा अच्छी खासी बड़ी बिग उनकी बाउंड्रीज हैं सर, वो संभाल भी नहीं है वहां तो ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई, उनकी टीम में थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आपने 2 ऑलराउंडर्स रखे हैं, जो कि आमिर जमाल है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और फहीम अशरफ आया जो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बाद भी अपने आप को सेटल नहीं कर सका था पाकिस्तान में। सो 2 ऑलराउंडर्स मुझे नहीं समझ आई कि आपने क्यों रखे हैं। यू कुड हैव ट्राइड अनदर क्वालिटी स्पिनर और यू कुड हैव टेकन अनदर क्वालिटी फास्ट बॉलर। अच्छा मुझे याद है डॉक्टर जफर ताव साहब कहते थे, बार बार इसलिए कोट करते हैं क्योंकि वो क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, वो सिलेक्टर रहे, खुद खिलाड़ी रहे, फिलोसोफर थे जी, ही वाज अ फिलोसोफर। वो ये कहते थे कि अगर आपने किसी बैट्समैन को चेक करना है ना कि इसको कोई बैटिंग आती है तो उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दें, या आपने भी सुना होगा उनसे, वो हमेशा कहते थे कि असल जो आपका बैट्समैन एक्सपोज होता है इन आइदर वे वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे होता है। आपको लगता है जो हमारे बैट्समैन जा रहे हैं सर, इनमें है कैपेसिटी के वो ऑस्ट्रेलिया के? इनमें भाई 2-3 में तो बहुत सॉलिड कैपेसिटी है। एक बाबर आजम है, एक साउथ शकील है, और ये तो 2 तगड़े हैं। और जहां तक ताल्लुक है सरफराज, क्योंकि वही खेलेंगे टेस्ट मैचेस, वो खेलते आ रहे हैं रिसेंटली, तो ये 2-3 खड़े हो सकते हैं। और एक और चीज आपने बल्कि अच्छा निशानदेही की, एक लड़का भी उन्होंने सैम अयूब रखा है, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पर एक सीजन में भी खेला है। लेकिन सर जी मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, सारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान, जैसे इंडियन वहां परफॉर्म कर रहे थे सर, पूरा IPL सर पे उठाया हुआ था पिछले 12-14 साल से, पूरी की पूरी। आखिर जिस दिन मैच था उसी दिन ठूस वाला हिसाब है, उसी दिन ठूस। हमारे भी बहुत बड़े फर्स्ट क्लास में बादशाह पूरे के जहाँ सेंचुरीज बना देते हैं। असल चीज़ तो ये है बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या आपकी इंग्लैंड की विकेट्स पे कितना खेल सकते हैं फास्ट बॉलर। मैं भाई उसी तरफ आ रहा था। मेरा ये ख्याल है कि ये जो 3 बैट्समैन है, ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड है, इवन इन ऑस्ट्रेलिया इन्होंने परफॉर्म किया भी। साउथ शकील का पहला, लेकिन वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है, उसको सर्वाइव कर लेना चाहिए। मैं सैम की ये बात कर रहा था कि इट इज टू प्री मैच्योर कि आपने उसको सेलेक्ट किया है। एक और ज्यादती क्या की है कि एक लड़का है हुरैरा, उसको अभी आपने टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया था श्रीलंका के टूर पे, आफ्टर 2 सीजन जो उसने टॉप किए थे, 50 की उसकी एवरेज है, 300 भी उसने किया हुआ एक इनिंग्स में, उसको आपने बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया। तो ये वो जो इनकंसिस्टेंसी है, ये भी थोड़ा पैनिक सा नजर आया। असद शफीक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत परफॉर्म किया हुआ, इस सीजन में बहुत आला परफॉर्म किया हुआ था। तो अगर आपको थोड़ा इमेजिनेटिव होते तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस में असद शफीक को जरूर लेके जाते हैं, अलॉन्ग विद बाबर आजम, साउथ शकील और सरफराज, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वहां पे। अच्छा सर आपको याद होगा कि एन चैपल ने कोई 2-3 साल पहले हमारी जब टीम गई थी और इनकी धुलाई हुई थी, तो मुझे उनका कमेंट्री में सुन रहा था, एन चैपल ने बड़ा इंतहाई एक सार्केस्टिक कहें इंसल्टिंग कमेंट किया था इनकी परफॉर्मेंस देख, दिल उनका दुखा होगा, दुखी दिल के साथ कहा उन्होंने, ये तो क्लब लेवल की टीम है जो पाकिस्तान ने भेजी हुई है, इनके साथ क्या आप लोग मैच खेल रहे हैं और क्या अपने आप को मतलब हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, थका रहे हैं। याद है सर आपको? हाँ बिल्कुल याद है। तो ये टीम है कुछ कि इस दफा एन चैपल साहब वही कमेंट करेंगे या कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट की उम्मीद रखें? मेरा ख्याल है कि एन चैपल वही कमेंट्स रेप्लिकेट करेंगे। कोई उम्मीद तो दिला देते डॉक्टर साहब, चलो मैंने एक ऐसा सवाल कर दिया, आप ही को बेहतर जवाब दे देते। कोई हाल नहीं है सर आपका भी। मैं सर अब मैं मतलब हाइपरबोल तो नहीं कर सकता,
मैं जितना इनकी एबिलिटी है, जितना इनकी प्रिपेयर्डनेस है उस समय, हाँ शान मसूद कप्तान इवॉल्व हो सकते हैं इस टूर, अच्छा कप्तान इवॉल्व हो सकते हैं इवॉल्व, इस टूर। अच्छा ओके फाइन, इवॉल्व हो सकते हैं, जो आप पूछ रही हैं जी बस टाइम खत्म हो गया है। मैं पूछना चाह रही थी हारिस रऊफ का कि वो क्यों ड्रॉप हो, उन्होंने क्यों वो खुद को बता ड्रॉप दिया कर था लिया। उन्होंने बताया है। अच्छा मैंने डॉक्टर साहब, बताया कि वो रेडी नहीं है जी टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। 12 ओवर करना आसान नहीं होता 3 सेशंस में 150 की पेस पे। उसका एक्सपीरियंस ही नहीं, 9 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ टोटल वो। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में, खास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से आपके एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लेंगे। सब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।